हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का कितने तरह के कोलोइडल सिस्टम बन सकते हैं इस बात पे डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो किसी मीडियम में डिसॉल्व रहते हैं, तो उनके बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनके बीच में जो उनके घुलने की नेचर है, उनके डिसॉल्व होने की जो नेचर है, उस पर जो कोलॉइड्स हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक लायोफिलिक और दूसरे लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हेटिंग। Philic means loving, phobic means hating. So the classification of colloids based on interaction between dispersed phase आपका कोलोइडल पार्टिकल्स से बनता है, और मीडियम जिसमें ये डिसॉल्व किया जाता है। फेस एक तरह से आप समझ लें ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए, और ये एक तरह से सॉल्वेंट। बस एक बात है कि जो कोलोइडल सिस्टम है इसमें सॉल्यूट वर्ड जो रिप्लेस कर दिया गया है वो डिस्पर्स्ड फेज से, और सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट जो है वो डिस्पर्सन मीडियम से। तो ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन दिस बेसिस। नंबर 1, लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायो मीन्स होता है लिक्विड, और फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स लिक्विड लविंग। इसका मतलब क्या हो गया? लायोफिलिक मीन्स लिक्विड and philic means loving. Those substances which are liquid loving, लिक्विड से स्नेह करते हो। स्नेह करने का मतलब क्या है? आपको जिससे स्नेह होगा उसमें तुरंत आप घुल मिल जाएंगे। ऐसे ही वो सबस्टेंसेस जो किसी भी लिक्विड में मिलाने पर ऑटोमेटिकली अपने आप नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो कहलाते हैं लियोफिलिक कोलॉइड्स। इस कैटेगरी के जो सब्सटेंस हैं उनमें आपके लियोफिलिक में स्टार्च है, जिलेटिन है, गम है। तो दीज सब्सटेंसेस ऑटोमेटिकली मिक्स्ड विद डिस्पर्सन मीडियम एंड डायरेक्टली फॉर्म द कोलोइडल सोल। इस तरह के जो आपके सॉल्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब अगर काफी दिनों तक आप उसको रखे रहें तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, वो उसमें डिसॉल्व बने रहेंगे। अगर आप एक नदी का पानी ले आए तो उसको पानी को काफी दिनों तक रखे रहें, वो पार्टिकल अगर कोलोइडल फॉर्म में सेटल डाउन नहीं होंगे। इसी तरह से गम है, गम काफी दिनों तक आप गम सॉल्यूशन रखे रहें, गम के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। दूसरा, ये रिवर्सिबल सॉल्व बोले जाते हैं। रिवर्सिबल सॉल्व का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्सन मीडियम से अलग करने, डिस्पर्सन मीडियम का एवोपरेशन करके अलग कर दें या उसको प्रेसिपिटेट करके अलग कर दें, उसके बाद फिर डिस्पर्स्ड फेस को फिर से अगर हम डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो फिर से कोलोइडल सॉल्व बन जाएगा। गोंद अगर सूख गया है, पानी फिर से डाल दें, फिर से उसका कोलोइडल सॉल्व तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड लविंग सब्सटेंसेस हैं। लिक्विड जब अलग हो गए उसके बाद जब उनको फिर पास लाया तो उनका चूंकि उससे स्नेह है, उसमें डिसॉल्व होने की नेचर है, तो फिर से उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द सबस्टेंसेस like gum, starch, gelatin,
etc. when mixed with suitable dispersion medium they form automatically colloidal solution are known as lyophilic colloids. वो सबस्टेंसेस, जैसे ये आपके सबस्टेंसेस के नाम हैं, जब किसी सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम में मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं और उस कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी और तरह की फोर्स की जरूरत नहीं होती है, अपने आप मिक्सअप हो जाते हैं, लियोफिलिक सॉल्ट कहलाते हैं. These salts are stable. स्टेबल रखे जा सकते हैं and also known as रिवर्सिबल सॉल्ट्स. इनको हम रिवर्सिबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्पर्स फेज को सेपरेट कर दें डिस्पर्सन मीडियम से और उसके बाद फिर से जब हम इसको डिस्पर्सन मीडियम के साथ लाएं तो फिर से कोलोइडल सॉल्ट बन सकता है. तो ये रिवर्सिबल सॉल्ट कहे जाते हैं. इसका रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज इफ डिस्पर्स फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन अगेन बाय रीमिक्सिंग विद डिस्पर्सन मीडियम. इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंड, लायोफोबिक. लायो लिक्विड, अभी हमने बताया लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हेटिंग. मतलब ये है कि ये लिक्विड से स्नेह नहीं करते हैं, लिक्विड से हेट करते हैं. हेट करने की वजह से वो उसमें आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको जबरदस्ती उसमें मिलाना पड़ता है, घोलना पड़ता है. कैसे घोलना पड़ता है? उन सब्सटेंसेस को पहले कोलोइडल साइज के पार्टिकल में बदला जाता है और उसके बाद किसी डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स कर दिया जाता है. इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो हैं मेटल्स हैं, मेटेलिक सल्फाइड्स हैं. इनके जो कोलोइडल सॉल्ट बनाते हैं वो हम कुछ स्पेशल मेथड से बनाते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं. तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? द सबस्टेंसेस like metals, metal sulfides, etc. which when mixed with dispersion medium do not form colloidal solution but they are formed by some special methods
are called lyophobic colloids. अपने आप वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, बल्कि उनको कुछ स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है। ऐसे कोलोइड्स लायोफोबिक, ये जो होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं। अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी में मिला दी जाए तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में चले जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बल्कि जबकि ये जो है प्रेसिपिटेशन को रजिस्ट करते हैं, आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो है सॉल्व्स कैसे बोले जाएंगे, अनस्टेबल और इरिवर्सिबल। मतलब एक बार हम इनका प्रेसिपिटेशन कर दें या एक बार डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज अलग हो जाए तो वो बाद में इजीली फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दीज salts are unstable. These are easily precipitated and again cannot convert into colloidal sol by mixing with dispersion medium. Hence, these are called irreversible colloids. मतलब एक बार अगर आपने डिस्पर्सन मीडियम को रिमूव कर दिया तो फिर से डिस्पर्सन मीडियम हम ऐड करके इनको फिर से नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनको हम रिवर्सिबल सॉल नहीं कहते हैं, इरिवर्सिबल सॉल कहते हैं। इसको नोट करिए। अब देखिए हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इनमें डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो आप इसके लिए एक टेबल बना लीजिए, जल्दी से नोट करिए। इसमें हम प्रॉपर्टी लायोफिलिक सॉल्ट्स मीन्स लिक्विड लविंग और लायोफोबिक लिक्विड हीटिंग। सबसे पहली बात हम देखते हैं इजी ऑफ प्रिपरेशन, विच इज मोर इजीली प्रिपेयर्ड। सो यू नो दैट लायोफिलिक सॉल्ट्स आर इजीली प्रिपेयर्ड ओनली बाय मिक्सिंग विद डिस्पर्सन मीडियम। डायरेक्टली दे कैन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विद डिस्पर्सन मीडियम। स्टार्च को पानी में डाल दें, अपने आप घुल के कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। आप जिलेटिन को पानी में डाल दें, गम को पानी में डाल दें, अपने आप उनके कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं। बट जो आपके लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं वो इजीली नहीं बनते। उनको आप केवल उसमें डाल के उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनको स्पेशल मेथड से पहले उस साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होगा,
उसके बाद वो कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज होंगे। तो सबसे पहला है इजी ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें लिख लीजिए कैन बी प्रिपेयर्ड easily only by mixing with dispersion medium। और इसमें क्या लिखेंगे, ये डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिलाने से आसानी से नहीं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ रखने से आसानी से नहीं बनते। कैन नॉट प्रिपेयर्ड इजीली एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। इनको कुछ स्पेशल मेथड से ही हम बना सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आपके जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं दे आर quite stable and not precipitated easily। मतलब अगर इनमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं भी तो आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलाएं तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है, बट they are unstable, and gets precipitated easily on adding suitable electrolyte। जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो जो आपके लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन बहुत तेजी से हो जाता है। इसीलिए इनको हम अनस्टेबल कोलाइड्स भी कहते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं। इरिवर्सिबल इसलिए कि दोबारा फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में आसानी से चेंज नहीं होता है। तीसरा हाइड्रेशन प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रेशन प्रॉपर्टी इजीली हाइड्रेटेड। ये जो है आपके लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं वो इजीली हाइड्रेटेड रहते हैं, लेकिन ये हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, नॉट इजीली हाइड्रेटेड, नॉट मच हाइड्रेटेड। इसीलिए इनको आसानी से हम बना भी नहीं सकते हैं। इनके बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स की जरूरत होती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नेचर। तो आप देखिए ये जो है रिवर्सिबल होते हैं आपके जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। व्हाई? when once precipitated can again convert into the colloidal solution simply by mixing with dispersion medium। तो इसमें लिखेंगे they are reversible because once precipitated can again convert into
colloidal salt simply by mixing with dispersion medium। जैसा हमने आपको बताया था कि ग्लू अगर आपका सूख गया है, गोल सूख गया है, फिर से उसमें पानी डाल दें तो उसका फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन ये जो है इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार प्रेसिपिटेट होने के बाद फिर उनको कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो दे आर इरिवर्सिबल and once precipitated cannot convert it into colloidal salt by mixing with dispersion medium। सिंपली हम डिस्पर्सन मीडियम के साथ मिक्स करके उनको फिर से कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? ये गाढ़ापन, विस्कस, जैसे वाटर है, वाटर जो है पेट्रोल से ज्यादा विस्कस है, ग्लिसरीन या शहद ये वाटर से ज्यादा विस्कस है। तो विस्कोसिटी जो होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन लेयर्स के बीच, लिक्विड की लेयर्स के बीच जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सो द विस्कोसिटी ऑफ these colloidal salt is much higher than that of medium, but in case of lyophobic salts their viscosity is almost same that of the medium। तो viscosity is much higher than that of मीडियम। इसकी जो विस्कोसिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ मीडियम। गोल्ड सॉल आपने बना लिया तो गोल्ड सॉल की विस्कोसिटी ज्यादा नहीं होगी, लगभग वही होगी। नमक का जो है बेंजीन सॉल्यूशन बना लिया, उसकी विस्कोसिटी लगभग वही रहेगी। लेकिन आपका ग्लू है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये ज्यादा विस्कस होते हैं तो इनकी विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता है। ये ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं जो लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं, और लायोफोबिक सॉल्ट्स हैं वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनते हैं। और लास्ट एक देख लीजिए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इनवर्ट फोर्सेस बैलेंस होते हैं, आउटवर्ड फोर्सेस बैलेंस नहीं होते। तो इनवर्ट जो फोर्सेस वर्क करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो इनके सरफेस टेंशन जनरली डिस्पर्सन मीडियम से लोअर होते हैं। सरफेस टेंशन आर lower than that of medium, और इनके जो सरफेस टेंशन है वो अप्रोक्स सेम रहते हैं मीडियम के। तो सरफेस टेंशन आर approximately same to that of मीडियम। तो इस तरह से ये हमारा लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स में मेन डिफरेंस हो गया। हम लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स को
इन डिफरेंसेस के जरिए ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। ये जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के साइज के बेस पे पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो इंटरेक्शन था डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में, उसके बेस पे कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टाइप ऑफ द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। सो द क्लासिफिकेशन of colloids on the basis of type of particles of dispersed phase. देखिए, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वही कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो रेंज है कोलॉइड्स में, वो आपने पढ़ा है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। आपको बताया था कि द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल शुड बी फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर इस रेंज के पार्टिकल होंगे तो वो कोलॉइडल सिस्टम बोला जाएगा। अगर इससे छोटे होंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगर इस रेंज से ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो क्या बोला जाएगा? सस्पेंशन बोला जाएगा। सो यू शुड गेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर। अब मान लीजिए आपको इससे छोटे पार्टिकल हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल हैं, तो हमें उनको एग्रीगेट करके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल में बदलना होगा, तब कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेंगे। हो सकता है कि आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इसी रेंज के हों, तब भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे इजीली। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डिसॉल्व करने पर कोलॉइडल रेंज के नहीं होते हैं, जनरली वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो एक झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह में एग्रीगेट हो जाते हैं, जिनको हम माइसेल बोलते हैं। तो इस तरह के कोलॉइड्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये कोलॉइड 3 तरह के हो गए। सबसे पहले आते हैं नंबर 1 एसोसिएटेड कोलॉइड, नंबर 1 मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, नाम से जैसे स्पष्ट है कि कई मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होंगे। दूसरे हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स, और थर्ड टाइप के हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। समझ लीजिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, मल्टी माने बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके कोलॉइडल साइज का पार्टिकल बनाए, तो इस तरह के कोलॉइड्स मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोले जाते हैं। जैसे आप गोल्ड सॉल्व बनाते हैं, तो जो गोल्ड के पार्टिकल हैं उनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, किससे? 1 से 1000 रेंज से छोटा होता है। तो कैसे बनेंगे? तो आपने अगर इसका मेथड आगे पढ़ेंगे तो गोल्ड के जो रॉड्स हैं इनको आपस में इलेक्ट्रिक करंट पास करके मिलाया जाता है, इनकी वेपर्स बनाई जाती हैं और फिर वेपर को कंडेंस करके कोलॉइडल साइज में बदला जाता है। पहले डिसइंटीग्रेट किया जाता है, फिर इनका आपस में जोड़ा जाता है।
तो कोलेडल रेंज के पार्टिकल बन जाते हैं, उसमें कई गोल्ड पार्टिकल्स का समूह इकट्ठा हो जाता है। तो मान लीजिए कोलेडल आपका पार्टिकल मल्टीमॉलिक्यूलर का छोटा सा है और गोल्ड का जो साइज है वो सॉरी कोलेडल साइज है ये, तो क्या होगा, इसमें कई गोल्ड के पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे और कोलेडल रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड आपका मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, when the large number of smaller atoms or molecules of the substance having diameter less than 1 nanometer, having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form the species having the size of colloidal range. These species are called multimolecular colloids or multimolecular molecules. For example, gold salt, sulfur salt. Example क्या है? गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, इनके एग्जाम्पल हो गए। तो पहला हो गया मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, जिसमें नाम से स्पष्ट है कि कई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि उनका जो साइज है वो कोलेडल रेंज का नहीं है, तो उनका एग्रीगेशन होगा, उनका एसोसिएशन होगा और एसोसिएट होके वो मल्टी मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाएंगे, कई मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे, तब वो कोलेडल रेंज का पार्टिकल बनाएंगे। तो इसके नाम से आप याद रखें कि मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब कई, मल्टी माने बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स माने मॉलिक्यूल या एटम्स। तो मल्टी मॉलिक्यूल्स व्हेन एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द कोलेडल रेंज पार्टिकल, देन सच टाइप कोलॉइड्स आर नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। दूसरे टाइप के आए मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैक्रो माने बड़ा, कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन है, स्टार्च है, रबर है, पॉलीथीन है, नाइलॉन है, गम है, ये सारे जो है वो ऑलरेडी इनका जो साइज होता है वो उस कोलॉइडल रेंज में होता है। तो सिंपली इनको क्या है, आपको किसी मीडियम में डिसॉल्व करना है, इजीली ये मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बना लेते हैं। तो मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स किन्हें कहेंगे? The certain substances which have the big size molecules having the range between 1 nanometer to 1000 nanometer, and when they dissolve in suitable dispersion medium they forms macromolecular colloids. Such substances are called as macromolecular colloids. मतलब वो substances जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज ऑलरेडी कोलेडल रेंज में होता है, उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जब इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को किसी डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर देते हैं तो जो कोलॉइड्स तैयार होते हैं उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने बता दिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, रबर, गम, स्टार्च एटसेट्रा। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो छोटे पार्टिकल जिनको हमने एग्रीगेट करा के कोलेडल रेंज में बदला है। मैक्रो जिनका साइज ऑलरेडी कोलेडल रेंज का था और उनको फिर हमने केवल डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कर दिया है और कोलेडल सॉल्यूशन तैयार हो गए। तीसरे हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, इनको माइसेल्स भी बोलते हैं। माइसेल्स
माइसेल्स किन्हें कहते हैं? माइसेल जो है वो माइसेल्स, MICELLES, माइसेल्स। माइसेल किन्हें कहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स को बोलते हैं। कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो आयनाइज हो जाते हैं और कैटायन एनाइंस उसमें अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे ही ये एक समूह में इकट्ठा हो जाते हैं, और समूह में इकट्ठा होने की वजह से इनको एसोसिएटेड कोलॉइड्स या माइसेल्स बोला जाता है। जैसे आपने 10th क्लास में माइसेल फॉर्मेशन पढ़ा था, सोप सॉल्यूशन। सोप क्या है? सोप हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, स्टेरिक एसिड, पार्मेटिक एसिड, ऑलिक एसिड, इन एसिड्स के सोडियम सॉल्ट। इसका फार्मूला हम लिख सकते हैं C17H35COONA। ये आपका सोप का हायर फैटी एसिड C17H35COOH। इसका हमने सोपोनिफिकेशन कराया, कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराई तो बन गया C17H35COONA। दिस इज सोप। अब इस सोप को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो पानी में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, इसको हम देखना चाहते हैं। तो हम पहले इस पूरे कंपाउंड को RCOONA के फॉर्म में लिख सकते हैं। R इसमें एल्किल ग्रुप है जिसमें 17 कार्बन एटम है, और जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये RCOO आयन और Na आयन में टूट जाएगा। अब जो RCO आयन है इसी का मेन फंक्शन है किसी भी क्लॉथ की क्लीनिंग में। तो ये माइसेल कैसे बनाते हैं? ये पहले माइसेल बनाएंगे, जब तक माइसेल नहीं बनाएंगे तब तक इनका क्लीनिंग एक्शन शुरू नहीं होगा। तो इसमें R जो है वो इस तरह की चेन है, 17 कार्बन की चेन होगी, और इसमें ये जो आपका नेगेटिव आयन है ये इस तरह से सांप जैसा बना दें। ये सांप का मुंह हो गया, फन हो गया। तो ये टेल बोली जाती है। ये क्या है? ये टेल है, और ये क्या है? ये हेड है। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से हेट करती है, वाटर के पास नहीं रहना चाहती है। तो टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। और हेड कैसा है? हेड है हाइड्रोफिलिक। अब जब हमने सोप को वाटर में डिसॉल्व किया तो इस तरह की हेड टेल वाले सांप जैसे ये तैयार हो जाएंगे, और Na आयन उसमें घुल जाएगा जो वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देगा, जिससे वाटर की वेटिंग एबिलिटी, कपड़े को भिगोने की, अंदर तक जाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब इसका क्या काम है? RCO आयन ये माइसेल फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे उसको समझिए। ये आपका वाटर है, वाटर टैंक है। इसमें हमने क्या किया? वाटर भर लिया, और वाटर भरने के बाद थोड़ा सा सर्फ या सोप मिलाया। इसमें सोप डाल के गोला कम मात्रा में जब मिलाया तब क्या होगा? ये जो आपके RCO पार्ट है वो ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर से बाहर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा। तो ये पोजीशन बनती है जब कंसंट्रेशन इसकी लो होती है। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाएंगे, हमने बताया कि कुछ सब्सटेंसेस लोअर कंसंट्रेशन पर बिहेव एज वीक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन Na आयन इस पानी में डिसॉल्व हो गए, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। अभी इनका एग्रीगेशन नहीं हुआ है, लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या पोजीशन होगी? ये तो आपकी एट लोअर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन व्हाट विल हैपन? एट हायर कंसंट्रेशन क्या होगा? ये जो आपके
सोप के नेगेटिव आयंस हैं, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो अंदर जाके एग्रीगेट होंगे। ये आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस तरह से एक घेरा बना लेगा, एक समूह बना लेगा। क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर की तरफ रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहां जाएगा, वो जाएगा अंदर की तरफ। तो ये हम जो है आपके RCOONA, तो इस तरह से ये आपका जो एक घेरा बन गया, इसके अंदर का जो पार्ट है ये, इसमें जाता है ऑयल। हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये आपका ऑयल लविंग है। हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसा होता है, ऑयल लविंग होता है। कपड़े में जो गंदगी है वो किस वजह से है, ऑयल चिपक जाने की वजह से। ऑयल अलग हो गया तो गंदगी अपने आप भाग जाएगी। तो ये माइसेल फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, ये आपकी बन गई माइसेल। इस तरह के कई माइसेल फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह के माइसेल को हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं। तो वाटर का जो सोप का जो एक्शन है, क्लीनिंग एक्शन है, पहले माइसेल फॉर्मेशन उसमें समझना होता है, माइसेल फॉर्मेशन होता है, और फिर ये माइसेल ही अपने अंदर ऑयल को डिसॉल्व कर लेते हैं, और डिसॉल्व जैसे ही ऑयल हुआ, कपड़े से जो डस्ट पार्टिकल है अपने आप अलग हो जाते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ सोप इज टू फॉर्म द माइसेल एसोसिएटेड कोलॉइड एंड टू डिसॉल्व द ऑयल इन दिस माइसेल। माइसेल के चक्कर में ऑयल फंस जाता है, ठीक है ना। और जब कपड़े को हिलाते डुलाते हैं तो जो डर्ट पार्टिकल हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो ये हैं आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो आप नोट कर लीजिए, द सबस्टेंसेस which when dissolved in a medium or dispersion medium at low concentration they behaves like strong electrolytes, but at higher concentration they exhibit in colloidal state due to formation of aggregated particles, that is micelles. This aggregation of particles now formed is called micelle. These are associated colloids. तो ये आपका रहा कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पार्टिकल के साइज के बीच पे। एक बार फिर समझ लें, अगर बहुत छोटे साइज के पार्टिकल हैं, कोलोइडल रेंज से छोटे हैं, तो वो आपस में जुड़ के कोलोइडल रेंज का पार्टिकल बनाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो ऑलरेडी कोलोइडल रेंज में हैं। तीसरे हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो लोअर कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो वो एक झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। दैट झुंड इज कॉल्ड माइसेल। दिस झुंड इज नोन एज माइसेल। तो ये आप अपने नोट्स बनाइए इनको, और नोट्स बनाने के बाद आप लोगों ने अभी तक हमारे पास सेंड करना बंद कर दिया है। आप जाने बहुत कम लोग इन लेक्चर्स को देख भी रहे हैं, क्योंकि आपका पढ़ाई सैचुरेशन पॉइंट पे लगता है पहुंच गई है। अगर आपका ऐसा ही है तो पढ़ाना और लिखाना बंद किया जाए क्या? तो आप क्या करेंगे, इन सब के नोट्स बना के, और जिस तरह से पहले सेंड कर रहे थे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, जिससे आपको पता चले कि आप कंटिन्यूटी में आप इन नोट्स को बना रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करके भेजिए। थैंक यू।